प्यारे बच्चों नमस्कार। डिजिटल हिंदी कक्षा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आइए चलते हैं नए पाठ की ओर इस वीडियो के साथ। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का मोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई कायल कायल जात है। कटी सैया तो मुंबई कमात है, महंगाई कायल कायल जात है। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा कि गांव के कुछ लोग एक चबूतरे पर बैठकर गाना गा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। कुछ लोग उनका साथ तालियों से संगीत देते हुए कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिर एक वीडियो। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा कि कुछ औरतें बतुकम्मा खेल रही हैं। आप तो जानते ही होंगे कि बतुकम्मा तेलंगाना का एक लोक त्यौहार है। वे आनंद के साथ गीत गाते हुए, तालियां बजाते हुए, नृत्य करते हुए आनंद ले रही हैं। जी बच्चों, अभी आपने ये वीडियो देखे, आपको तो पता ही चल गया होगा कि हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं आज। जी हाँ, हम आज लोकगीत पाठ पढ़ने वाले हैं। 10वीं कक्षा का लोकगीत पाठ। यह देखिए आपके स्क्रीन पर। जी, हम 10वीं कक्षा का लोकगीत पाठ पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग आपने पहले ही पढ़ लिया है और आज हम इसका बचा हुआ भाग यानी दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक का चित्र दिखाई दे रहा है। कौन है ये? पिछली कक्षा में आपने तो देखा ही होगा। जी, ये भगवत शरण उपाध्याय हैं, जिन्होंने लोकगीत पाठ लिखा है। लोकगीत पाठ एक निबंध है। यह निबंध विधा का पाठ है। निबंध का मतलब क्या है बच्चों? जी, अपने शब्दों को अच्छी तरह से जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह निबंध का रूप ले लेता है। जी बच्चों, तो आइए चलते हैं हम पाठ की ओर। पाठ में पहले भाग में आपने क्या क्या पढ़ा था? जी, पाठ के पहले भाग में आपने उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष और कवि के बारे में यानी भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में पढ़ा था। तो पाठ का कुछ भाग भी आपने पढ़ा था। आइए देखते हैं पाठ के पहले भाग में आपने कितना पढ़ा था। तो पाठ के पहले भाग में आपने पढ़ा था कि लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। और वहाँ से कहाँ तक पढ़ा था आपने? जी, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे का भाग आज हम पढ़ना आरंभ करेंगे। तो आइए देखिए स्क्रीन पर। जी, यहाँ पर आपको बच्चों एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ औरतें गा रही हैं। वो एक दल के रूप में सब मिलजुल के गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। यहाँ से पाठ आरंभ करेंगे बच्चों। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। जी बच्चों, अनंत का मतलब यहाँ पर नीचे दिया गया है। देखिए, अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो, बहुत। यानी स्त्रियों के लोकगीतों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है। लोकगीतों की विशेषता होती है बच्चों कि लोकगीतों को रचने वाले भी गांव के लोग, आम लोग, घरों की महिलाएं होती हैं। गृहस्थ लोग इसकी रचनाएं करते हैं। ये पढ़े लिखे जरूरी नहीं कि ये पढ़े लिखे लोग ही हों, ये कोई कवि हों या कोई लेखक हों। आम लोग इस प्रकार के गीत रचते हैं।
इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वाले और गाने वालों की कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। बच्चों, यहाँ पर सिरजती दिया गया है। देखिए, सिरजती जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? सृजन करना, लिखना। यानी लोकगीत जो है, जो महिलाएं गाती हैं, उनकी रचना भी महिलाएं ही करती हैं। यहाँ पर चित्र में कुछ महिलाएं आपको बतुकम्मा ले जाते हुए दिखाई दे रही होंगी। तो आइए आगे चलते हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से मिले जुले ही हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि भारत के जो लोकगीत हैं, उनकी एक खास विशेषता है। खास विशेषता यह है कि यहाँ की स्त्रियों के लोकगीत अलग हैं और पुरुषों के लोकगीत अलग हैं। आइए आगे चलते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांध कर गाए जाते हैं। जी बच्चों, यहाँ पर देख रहे होंगे आप चित्र में, दल का मतलब यहाँ पे क्या है? समूह। दल का मतलब होता है समूह। सभी लोग मिलजुल कर, यानी कि कुछ स्त्रियां मिलजुल कर यहाँ पर आपको गीत गाते हुए, नृत्य करती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो इन लोक गीतों की विशेषता होती है कि ये गीत मिलजुल कर साथ में सामूहिक रूप से एक दल में होकर गाए जाते हैं। आइए चलते हैं पाठ में आगे। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ औरतें मिलकर, कुछ स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और झूला भी झूल रही हैं। जी, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अनेक स्त्रियां एक साथ मिलकर गाती हैं। कंठ फूटने का मतलब वही है कि आवाज़ निकलती है, एक साथ असंख्य आवाज़ें निकलती हैं। इनमें आपस में मेल नहीं होता, फिर भी ये बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद देने वाले गीत लगते हैं। आइए पाठ में और आगे चलते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। जी बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ऐसे अनेक महिलाओं के दल होते हैं जो लोकगीत गाने के लिए विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर बुलाए जाते हैं, और वे लोग आती हैं और वहाँ पर संगीत देती हैं, गाती हैं। आइए पाठ में और आगे चलते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। बच्चों, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है उल्लासित शब्द। उल्लासित का अर्थ है प्रसन्न, खुश, यानी प्रसन्न रहना, खुश रहना। ये देखिए, औरतें आपको खुश दिखाई दे रही हैं। जब भी भारत देश में नई ऋतु आती है, प्रत्येक ऋतु के लिए अलग अलग लोकगीत बने हुए हैं, अलग अलग त्यौहार बने हुए हैं। हमारी संस्कृति बच्चों बहुत विशेष है। तो पढ़ते हैं अगला वाक्य। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, जो सुनते ही बनती है। जी बच्चों, यहाँ पर आपको होली शब्द दिखाई दे रहा है, बरसात की कजरी शब्द दिखाई दे रहा है। होली के तो अनेक गाने आपने सुने ही होंगे। जैसे मैं आपको होली का एक गीत सुनाता हूँ। प्रसिद्ध लोकगीत है यह कि आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। इसी प्रकार ब्रज में कजरी भी बहुत प्रसिद्ध है। जब सावन का महीना आता है, तब स्त्रियां मिलजुल कर कजरी गाती हैं। प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको एक कजरी भी सुनाता हूँ।
कैसे खेलन जई हो सावन में कजरिया, बदरिया घिर आई ननदी। कैसे खेलन जई हो सावन में कजरिया, बदरिया घिर आई ननदी। तुम तो जात हो अकेली, तोहर संग ना सहेली, कहीं भीगे नाही, कहीं भीगे नाही तोहरी चुनरिया, बदरिया घिर आई ननदी। कैसे खेलन जई हो सावन में कजरिया, बदरिया घिर आई ननदी। तो बच्चों, यह प्रसिद्ध कजरी आपने सुना जो ब्रज के क्षेत्र में गाया जाता है। इसी प्रकार के ऋतुओं के गीत अनेक प्रांतों में, हमारे तेलंगाना प्रांत में भी और अन्य प्रांतों में भी, देश भर के प्रांतों में गाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने यह कजरी गीत सुना। जी, इस प्रकार के अनेकों गीत अनेक प्रांतों में भारत देश के गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाली स्त्रियां होती हैं जो मिलजुल कर दल में, समूह में गाती हैं। तो बच्चों, आइए चलते हैं अगले वाक्य की ओर। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। जी, मैथिल कोकिल कौन है यहाँ पे? विद्यापति, यानी मैथिली भाषा के एक लोक कवि हैं जो बहुत विख्यात हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम विद्यापति है। इसी प्रकार आगे का वाक्य है, देखिए, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी कहने का मतलब है कि हरेक प्रदेश में, हरेक प्रांत में, हरेक क्षेत्र में अनेक लोक कवि हुए हैं, जिनके लोकगीत लोक गायकों द्वारा, वहाँ की स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अगला वाक्य। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कि स्त्रियां ढोलक बजा रही हैं, कुछ स्त्रियां झूले पर झूल रही हैं। अगला वाक्य देखिए, गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। जी बच्चों, इस नृत्य को आप पहचानते ही होंगे। आप अपनी पाठशाला में भी अनेक कार्यक्रमों में इस प्रकार के नृत्य करते होंगे, देखे ही होंगे आपने। जी, तो यही गरबा है। यह गुजरात से चला और आज अनेक प्रदेशों में, पूरे देश में यह नृत्य प्रसिद्ध हो चुका है। तो आइए चलते हैं अगला वाक्य पढ़ने के लिए। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। जी बच्चों, ये नीचे देख रहे हैं ना आप, गाते हुए साथ में लकड़ियों के सहारे लोग नृत्य कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं अगला वाक्य। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लोग जो है गाते हुए, गाना गाते हुए, बजाते हुए जा रहे हैं। वे क्या गा रहे होंगे? जी, होली के गीत गा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं भी आपको होली का एक प्रसिद्ध लोकगीत सुनाता हूँ। इसी में देखिएगा प्रश्न भी किया जाता है और उत्तर भी देते हैं। होली खेलें रघुवीर अवध में, होली खेलें रघुवीर, कौन हाथ कनक पिचकारी। कौन का मतलब किसके? किसके हाथ में कनक यानी सोने की पिचकारी है। जी, तो कौन हाथ कनक पिचकारी, कौन हाथ अबीर,
कौन हाथ अबीर अवध में होली खेलें रघुवीर, होली खेलें रघुवीर अवध में होली खेलें रघुवीर। अब यहाँ पर उत्तर आता है कि राम के हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीर, लक्ष्मण हाथ अबीर अवध में होली खेलें रघुवीर, होली खेलें रघुवीर अवध में होली खेलें रघुवीर। जी बच्चों, कैसा लगा आपको होली का लोकगीत? जी प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपने इस गीत का अच्छी तरह आनंद लिया होगा। तो आइए पढ़ते हैं अगला वाक्य। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जी ये लोकगीत जो आप सुन रहे थे, इसके अनंत प्रकार हैं। अनंत का मतलब हमने पहले ही पढ़ लिया था। अनंत का मतलब है जिसका अंत न हो, बहुत अधिक। यानी जो लोकगीत हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। हर एक प्रांत के अपने अपने लोकगीत हैं। तो आइए पढ़ते हैं अगला वाक्य। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। जी बच्चों, ये गांव के बारे में कहा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कुछ औरतें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। वे क्या कर रही हैं? जी वे बतुकम्मा लेकर जा रही हैं। बतुकम्मा तेलंगाना का लोक त्यौहार है। तो इस प्रकार के त्यौहार जहाँ पर नित्य आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, वहाँ पर आनंद की, खुशी की क्या कमी हो सकती है? ये त्यौहार तो होते ही हमें खुशी देने के लिए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ का अंतिम वाक्य। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए उद्दाम आपको दिखाई दे रहा है। उद्दाम का अर्थ होता है स्वतंत्र। तो बच्चों, गांव के जो लोग होते हैं वो मशीनों में या टीवी में इस प्रकार बंधे नहीं होते। वे स्वतंत्र विचारों के होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक वे अपने जीवन का आनंद लेते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक खुशी मनाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक वो अनेक प्रकार के लोक गीतों को गाते हैं, लोक त्योहारों को मनाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आपने पाठ का दूसरा भाग पढ़ लिया। जी मैं समझता हूँ आपको पाठ का यह भाग समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब हम कुछ अभ्यास करने के लिए। जी तो एक प्रश्न यहाँ पर अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में से दिया गया है आपके लिए। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, मुख्यांश बिंदुओं के रूप में लिखिए। आइए हम लोकगीत पर चर्चा करते हैं कि लोकगीत की इस निबंध में क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर गांव, नगर और जनता के गीत, यानी लोकगीत गांव, नगर और जनता के गीत हैं। रचनाकार आम लोग, यानी इसके जो रचनाकार होते हैं वे आम लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं। इनके लिए विशेष बाजों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे साधारण ढोलक से, झांझ से, करताल से गाए जा सकते हैं। त्योहारों व विशेष अवसरों के गीत हैं ये, यानी कि ये कब गाए जाते हैं? त्योहारों के अवसर पर गाए जाते हैं या विशेष अवसर जैसे विवाह के समय, जन्म के समय गाए जाते हैं। स्त्रियों के अलग लोकगीत होते हैं। जी जैसा कि आपने पाठ के इस भाग में पढ़ा ना कि स्त्रियों के अलग लोकगीत होते हैं। दल में गाए जाने वाले गीत, यानी लोकगीत अधिकतर वे होते हैं जो दल में गाए जाते हैं। लोकगीतों को हम जब देखते हैं, लोग कैसे गाते हैं? उसको दल में गाते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, तो अब तक आपने कुछ चर्चा बिंदु लिखे। आइए अब इन चर्चा बिंदुओं से हम कुछ वाक्य बनाते हैं। जी देखिए, गांव, नगर और जनता के गीत। अब आप इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? लोकगीत
गांव, नगर और जनता के गीत हैं। रचनाकार आम लोग होते हैं उसके, लोकगीतों के रचनाकार आम लोग होते हैं। अब इसे आप वाक्य के रूप में कैसे लिखेंगे? लोकगीतों को गाने के लिए विशेष बाजों की जरूरत नहीं होती। अब इसे कैसे लिखा जाएगा? लोकगीत अधिकतर त्योहारों व विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। स्त्रियों के अलग लोकगीत, भारत में स्त्रियों के अलग लोकगीत होते हैं। दल में गाए जाने वाले गीत, इसे कैसे लिखा जाएगा वाक्य के रूप में? जी, लोकगीत मिलजुल कर दल में गाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो अब इन सभी वाक्यों को अगर आप मिला दें तो क्या बन जाता है? जी, लोकगीतों की विशेषता का उत्तर तैयार हो जाता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। जी देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन लोकगीत बार बार आए हैं। आप तो जानते ही होंगे कि संज्ञा जब एक बार आ जाता है तो उसके बाद उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अगले स्लाइड में देखिए आप, लोकगीतों के स्थान पर यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? इनके का प्रयोग किया है। अब एक बार पढ़ते हैं इसको। लोकगीत गांव, नगर और जनता के गीत हैं। इनके रचनाकार आम लोग होते हैं। इनको गाने के लिए विशेष बाजों की ज़रूरत नहीं होती। ये अधिकतर त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। भारत में स्त्रियों के अलग अलग लोकगीत होते हैं। ये मिलजुल कर दल में गाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक आपने पाठ का दूसरा भाग पढ़ा, समझा और एक प्रश्न का उत्तर लिखना भी सीखा। आइए अब जांच करते हैं कि आपने जो पढ़ा है वह कहाँ तक सीख पाए हैं। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उसके उत्तर आपको बताने हैं। जी देखिए, प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ? जी 1900 में, सन 1908 में या सन 1910 में? जी सन 1910 में हुआ। अगला प्रश्न है, लोकगीत पाठ की विधा क्या है? जी कहानी, निबंध, यात्रा वर्णन? जी बच्चों सोचिए और बताइए। जी बहुत अच्छे, निबंध। लोकगीत पाठ एक निबंध विधा का पाठ है। जी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगवत शरण उपाध्याय की नहीं है? जी कालिदास का भारत, गोदान, ठूठा आम? जी बिल्कुल सही जवाब, गोदान उनकी रचना नहीं है। गोदान किसकी रचना है? जी यह प्रेमचंद की रचना है। दूसरे पाठ में आप उनका परिचय पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, व्याकरण का प्रश्न है आपके लिए एक, इनका संबंध देहात की जनता से है। रेखांकित शब्द के पर्याय कौन से हैं बताने हैं आपको। जी जल्दी देखिए, लोग हवा, प्रजा पवित्र, वन विपिन, लोग जन? जी डी उत्तर है इसका, लोग जन। प्यारे बच्चों, कक्षा के समाप्त होने में अभी कुछ समय है, इसलिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ। आप इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हुए उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। जी प्रश्न है आपके लिए, अपने मनपसंद विषय पर एक निबंध लिखिए। आपने जो यह पाठ पढ़ा था वह लोकगीत विषय पर निबंध पाठ था। अब आप अपनी ओर से एक निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार हंसते गाते आनंद लेते हुए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ यानी नए पाठ के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।